नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है और उसमें हम देख रहे थे गेस्टाल्ट अप्रोच के बारे में। ओके, तो गेस्टाल्ट अप्रोच में हमने कल क्या देखा था? फिगर ग्राउंड परसेप्शन के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए, गेस्टाल्ट अप्रोच में 4 बातों को इम्पोर्टेंस दी गई है। पहली है फिगर ग्राउंड परसेप्शन, जिसे हम बोलते हैं आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम। तीसरी बात है प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो उसे बोलते हैं समाकृतिका का सिद्धांत। चौथी बात है फील्ड फोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्र बल। तो ये 4 बातों पर पूरी गेस्टाल्ट अप्रोच बोले या फिर गेस्टाल्ट थियरी जो है वो ये 4 बातों पर डिपेंडेड है। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गेस्टाल्टवादियों का मत है। गेस्टाल्टवादियों में किन किन का नाम आएगा? तो आप सभी को पता होगा, कोलर, कोपका और वर्थाइमर। ओके, तो कोलर, कोपका और वर्थाइमर जो थे वो तीनों यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों में आते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों में अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद के जनक किसे माना जाता है, तो गेस्टाल्टवाद के जनक में 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कोलर, कोपका और वर्थाइमर। ओके, तो देखिए यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों का मत है कि प्रत्येक क्षण में एक तरह का संगठन पाया जाता है। जो भी परसेप्शन होता है ना, जो परसीव करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम उस जो भी स्टिम्युलस हमारे सामने होते हैं तो वो कई पार्ट में बटे हुए होते हुए भी हम क्या करते हैं, उसे एक जुट में देखने की कोशिश करते हैं, उसे एक जुट में रखते हैं। ओके, संगठित करके हम उसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या आप किसी का फेस देख रहे हैं, तो फेस में आइज़ भी होंगी, ईयर्स भी होंगे, है ना, नोज़ भी होगा, लिप्स भी होगी। तो इन सारी बातों को आप अलग अलग रूप से नहीं देखते, लेकिन आइज़, नोज़, ईयर्स, तो ये सारे को आप क्या करेंगे, एक जुट में संगठित करके ऑर्गेनाइज करके आप उसे पूरा फेस को देखेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो उसे एक खास पैटर्न के रूप में उसे संगठित पाता है। प्रत्यक्षणात्मक संगठन, जिसे हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो 2 नियमों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब ये 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पेरिफेरल प्रिंसिपल्स और दूसरा है सेंट्रल प्रिंसिपल। ओके, तो पेरिफेरल प्रिंसिपल क्या है और सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरिफेरल प्रिंसिपल। तो पेरिफेरल प्रिंसिपल्स में ऐसे नियम होते हैं जिन नियम से हम क्या करते हैं, सीधे ही जो भी उद्दीपक होते हैं ना उससे संबंधित होते हैं। यानी कि जो भी स्टिम्युलस हमारे सामने है उसके जो गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसे देखते हैं। ओके, तो उसी को हम उसके गुणों से संबंधित सभी नियमों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। और वो जो नियम होते हैं वो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, ना कि हम उसे अर्जित करते हैं। अर्जित करना सीखना। ओके, अर्जित करना मतलब सीखना। जन्मजात यानी कि हम जब भी जैसे जन्म में है वहाँ से हम जन्म से हम पेट में से माँ के गर्भ में से ही सीख कर आते हैं। ओके, यानी कि जन्मजात हमें वो जो नियम होते हैं वो हमारे अंदर होते ही है। ओके, तो उसके बाद आते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल। तो सेंट्रल प्रिंसिपल में क्या होगा, तो ये नियम जो होते हैं वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन काल में अर्जित करता है, यानी सीखता है। अर्जित करने का मतलब है सीखता है। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स होंगे वो इंसान जो भी हैं वो कभी भी जन्मजात लेकर नहीं आता है। ओके, अपने जन्म के साथ लेकर नहीं आता है, लेकिन क्या होता है वो उसे सीखता रहता है। ओके, जैसे कि मूल्य है, तो मूल्य ये क्या है, हमारे केंद्रीय नियम है। तो उन मूल्यों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं।
अपने बड़ों से, अब हमारे बड़े किस तरीके से आचरण करते हैं उनका हम क्या करते पालन करते हैं, और फिर वहाँ से हम सीखते हैं कि भाई इस तरीके से बड़ों से बात करनी चाहिए, छोटों के साथ इस तरीके के रहना चाहिए, किसी के घर जाए तो इस तरीके से रहना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ से सीखते हैं? हम सीखते हैं, जन्मजात लेकर नहीं आते, है ना। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पेरिफेरल प्रिंसिपल्स। पेरिफेरल प्रिंसिपल्स में आपको छः प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी या तो फिर आप उसे नियरनेस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ गुड कंटिन्यूशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैट, और छठा आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ओके, तो ये जो है 6 नियम वो आपके क्या है पेरिफेरल प्रिंसिपल्स। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से नियम पेरिफेरल प्रिंसिपल्स है, तो उसे आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से है। ओके, तो यहाँ पर फिर से बता दे रही हूँ, पेरिफेरल प्रिंसिपल में प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, सिमेट्री, गुड कंटिन्यूशन, कॉमन फैट और क्लोजर, ये सारे नियम वहाँ पर आएंगे। चलिए अब हर एक को एक एक के करके देखते हैं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जिसे हम कहते हैं नियरनेस। अब देखिए नियरनेस का जो नियम है वो क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में नज़दीक होते हैं, समय की दृष्टि से या तो फिर स्थान की दृष्टि से क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं, उन्हें व्यक्ति आपस में क्या कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण करता है और उन्हें एक स्पष्ट आकृति के रूप में देखता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी में हम टाइम एंड प्लेस, ओके, यानी कि टाइम और जो हमारा स्थान होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी उद्दीपक हमारे सामने होते हैं तो उनको एक जुट में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी बिंदु सेम है ना, सभी जगह पर बिंदु सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई देते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। क्यों भाई? तो आप बोलेंगे यहाँ पर बीच में क्या हो गया, बीच में गैप है, यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर बीच में ज़्यादा गैप है। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण हम उसे अलग अलग पार्टों में देखते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, नियरनेस ज़्यादा है, यानी कि दोनों के जो दो ये एक स्टिमुलस है, दूसरा स्टिमुलस है, तीसरा स्टिमुलस है, ऐसे माना जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, कम है। तो जैसे जैसे उद्दीपकों के बीच जो उसके बीच में जो नज़दीकी ज़्यादा होगी तो उसे हम एक जुट में रखेंगे, अगर दूर दूर होंगे तो उसे हम एक जुट में नहीं रख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम इसको पूरे को पूरे एक ग्रुप में नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर हम 2 पार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, दूरी ज़्यादा है, तो जहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी वहाँ पर हम ग्रुप में नहीं रखेंगे, लेकिन जहाँ पर दूरी कम होगी तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, उन सभी चीज़ों को एक साथ ग्रुप में रख देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर बना रही हूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बनाया। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कितने ग्रुप दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर सिंपल सी बात में आप बोल देंगे कि मैम ये एक वाला ग्रुप है और ये दूसरा वाला ग्रुप है। कैसे पता चला आप लोगों को? तो आपने बताया कि यहाँ पर जो जगह थी वो क्या थी, वो उसमें दूरी ज़्यादा थी, इसीलिए हमने क्या किया, जो भी उद्दीपक थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये नियम हमें क्या बताता है कि जो भी उद्दीपक होता है वो दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान की दृष्टि से कैसे होते हैं, नज़दीक होते हैं, नज़दीक होते हैं। नियरनेस का मतलब ही होता है ना नज़दीक होना, तो जैसे नज़दीक होते हैं प्रॉक्सिमिटी या फिर नियरनेस। ओके, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो दोनों के बीच में जब जगह कम होती है, यानी कि दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो कम होती है, तो हम उन उद्दीपकों को एक ग्रुप में रखते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी की।
तो देखिए सिमिलरिटी में क्या होगा, इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि जो भी उद्दीपक समान होंगे उनका व्यक्ति एक साथ संगठित रूप से क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कितने ग्रुप दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम 2 ग्रुप दिखे। भले ही यहाँ पर एक ही ग्रुप है लेकिन आप इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्यों भाई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन सभी के बीच में समानता दिख रही, यानी कि ये सारे के सारे रेड दिख रहे हैं और ये सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे एक समान दिख रहे हैं। ओके, तो इसके यहाँ पर के जो कलर है वो सेम है और यहाँ पर के कलर जो है वो सेम है, इसलिए हमने इनको क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसे इस ग्रुप में रख दिया और इसे इस ग्रुप में रख दिया। इसका मतलब है कि जहाँ पर उद्दीपक एक समान होंगे उन उद्दीपकों को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी पता चल गई, जहाँ पर क्या होता है, समानता के आधार पर होता है, यानी कि जो उद्दीपक समान होते हैं उसे हम एक जुट में रखते हैं। ओके, चलिए अब बात आती प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, यह नियम उत्तर आकृति के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक अधिक सुडौल या सम्मिलित होता है व्यक्ति उसे एक आकृति के रूप में दिखता है, जबकि जिन उद्दीपकों में सम्मिलित नहीं होते उसे व्यक्ति एक स्पष्ट आकृति में संगठित नहीं देख पाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या, तो देखिए ये वाली जो आकृति है वो आप देख सकते हैं, कोई इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, कंप्लीट दिख रही है, आपको सुडौल दिख रही है आकृति, आप इसे अच्छी सी आकृति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर जो आकृति बन रही वो एकदम अच्छे से परफेक्ट नहीं बन रही, तो इसे हम किस में रखेंगे, सिमेट्री में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जो भी उद्दीपक अधिक सुडौल होता है तो उसको हम एक व्यवस्थित आकृति के रूप में उसे देखते हैं। ओके, और जहाँ पर जिसका शेप अच्छा नहीं होता, शेप मीन्स जो सुडौल नहीं होता है, उसकी कोई आकृति नहीं बन पाती है अच्छे से, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आकृति के रूप में नहीं देखते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ये एक राउंड शेप बनाया। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बनाती हूँ तो ठीक है, यहाँ पर आप आकृति के रूप में किसे देखेंगे, तो ये राउंड शेप वाले को देखेंगे, है ना, इसे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार बन रहा है वो परफेक्ट नहीं बन रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्री। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होना, है ना, कंटिन्यू सतत होना, यानी कि एक साथ सतत रूप से होना। तो देखिए इस नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में या उद्दीपकों के जो अंश होते हैं उसमें एक ही दिशा में आने या जाने की क्या होती है, निरंतरता पाई जाती है, उन्हें व्यक्ति एक समूह में संगठित कर प्रत्यक्षीकरण करता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जहाँ पर जो उद्दीपक होता है वो क्या होता है, एक समान, देखिए यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है एक समान दिख रहा है, तो यहाँ पर जो उसके अंदर निरंतरता पाई जाती है तो उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूशन। ओके, तो उसमें अगर एक ही दिशा में जा रहा है, देखिए यहाँ पर हमें एक ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है ना, और फिर कैसा कंटिन्यू है। ओके, वहाँ पर अगर मान लीजिए इसी आकृति को मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाती तो यहाँ पर आपका इसका कोई मीनिंग ना होता है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इस आकृति को अगर आप देखते हैं तो आप इसे कंटिन्यू देखते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है उसे हम कंटिन्यू, जो चीज़ें होती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्षण अच्छे से करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैट। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैट में क्या होगा, तो इस नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर जब दृष्टि क्षेत्र के उद्दीपक एक साथ एक दिशा में एक ही वेग से गतिशील होते हैं
तब उनका प्रत्यक्षीकरण क्या करते हैं, संगठित रूप से हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सारे एरोप्लेन्स हैं वो देखिए एक ही दिशा में दिशा में गति कर रहे हैं ना। तो एक ही दिशा में जो गति कर रहे हैं तो उसका हम अच्छे से प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सारे जो पंछी हैं वो सारे पंछी क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं सभी के सभी। तो इनके बीच में दूरियां कम ज़्यादा होने पर भी हम उसका अच्छे से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ओके, तो उसे हम एक जूथ में रख कर क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कॉमन फैक्ट। कॉमन का मतलब क्या होता है, समान रूप से एक ही दिशा में जाता हो, गतिशील भी हो तो भी एक ही समान गति से जा रहे हो। ओके, फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का मतलब क्या होता है कि इस नियम के अनुसार उद्दीपक में रिक्त स्थानों को जहाँ पर जगह पर क्या होता है, रिक्तता पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है, तो उसको व्यक्ति अपनी ओर से भरकर उसे एक संगठित पैटर्न के रूप में दर्शाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये आपको क्या दिख रहा है तो आप तुरंत ही बोल उठोगे कि मैम ये तो क्या है, एप्पल दिख रहा है। भले ही एप्पल के रूप में नहीं, यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर ये एप्पल कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, उसे पूरे एप्पल के रूप में देख रहे हैं, इस तरीके से आप उसे देख रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई आपकी प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर की, यानी कि ये नियम ये कहता है कि हमारे सामने जो भी उद्दीपक होते हैं वो उद्दीपक में जगह होती है, यानी कि स्पेस होती है, उसके बीच में रिक्तता पाई जाती है, फिर भी हम उसे पूर्ण रूप में देखते हैं, यानी कि एज अ होल के रूप में देखते हैं। ओके, ना कि उसे कटा हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखा हुआ, तो ना कि हम उसे कटा हुआ एप्पल के रूप में नहीं देखते हैं, है ना, कटा हुआ सेब के रूप में नहीं देखते, लेकिन क्या देखते हैं, उसे पूरा का पूरा सेब देखते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एप्पल दिखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शूज़ है तो यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया ये शूज़ है ना, लेकिन वास्तव में देखिए ये शूज का पूरा आकार तो तब बनेगा ना उसकी, जब ये जो बॉर्डर होती है वो बॉर्डर कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर अब मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर दी तब जाकर अच्छे से ये शूज बना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसमें जो भी यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं होती है, फिर भी हम उसे उसका पूरा रूप में क्या करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, जहाँ पर रिक्त स्थानों को भी भरकर हम क्या करते हैं, उसका पूरा प्रत्यक्षण करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सेंट्रल प्रिंसिपल्स में कौन से हो गए, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ सेट, लॉ ऑफ प्रेगनेंसी या तो फिर प्रेगनेंस बोला जाता है, फिर मोटिवेशनल प्रिंसिपल, ये चारों जो प्रिंसिपल है वो हमारे आएंगे सेंट्रल प्रिंसिपल में। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग किसे कहेंगे, जिन उद्दीपकों का अर्थ व्यक्ति समझता है उन्हें वो एक निश्चित पैटर्न में संगठित करके रखता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति के सामने जो उद्दीपक होते हैं तो उन उद्दीपकों का अगर वो मीनिंग्स जानता होगा, वो उसका अर्थ जानता होगा, तो वो क्या करेगा, तो वो उसे एक ग्रुप में रखेगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि सामने जो उसके सामने जो स्टिम्युलस है वो कैसा है और वो उस स्टिम्युलस के बारे में कुछ जानता ही नहीं होगा, तो वो उसे संगठित नहीं कर पाएगा, उस पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, है ना। लेकिन अगर वो जानता है कि ये स्टिम्युलस है, उसके बारे में थोड़ी सी भी उसकी जानकारी होगी, तो वो एक ग्रुप में रखेगा कि भाई ये जो उद्दीपक है वो इस तरीक़ा का दिख रहा है, तो वो इस ग्रुप में आएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि जो फॉक्स होता है वो फॉक्स कैसा दिखता है दोस्तों, तो डॉग की तरह दिखता है ना। तो अगर फॉक्स को इंसान जानता होगा कि हाँ ये फॉक्स है, तो वो कहेगा कि जो देखिए फॉक्स है वो डॉग जैसा दिखता है। लेकिन अगर उसे डॉग ही नहीं दिखा होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये फॉक्स है या डॉग है ना। तो इस तरीके के अगर उसके इंसान
जो उसके सामने जो स्टिम्युलस होता है उसका अगर अर्थ जानता है तो वो उसका अच्छी तरह से प्रत्यक्षण कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको पता होगा कोई कैरेक्टर जो वर्ड आपके दिमाग में होंगे तो यहाँ से आप कुछ वर्ड्स बना देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ द किंग वेंट टू पैलेस। तो ये देखिए ये क्या हुआ दोस्तों, ये अगर मुझे पता था कि वेंट नाम का कोई वर्ड है, द नाम का कोई वर्ड है, किंग नाम का कोई वर्ड है, टू वर्ड है, पैलेस वर्ड है, तब जाकर मैंने इस तरीके से इसे लिख पाई और इसका मीनिंग समझ पाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति जो भी उद्दीपक का अर्थ अगर समझता होगा, अगर वो जानता होगा कि इस तरीके से ये लिखा जाता है, इसका मतलब ये कुछ होता है, ऐसा कुछ वर्ड होता है, तो जाकर वो क्या करता है, उसे अलग अलग ग्रुप में रखकर उसका क्या करता है, परसेप्शन करता है। तो आई होप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेट। तो जब किसी उद्दीपक को व्यक्ति देखता है तो उसके मन में एक विशेष प्रकार की मानसिक वृत्ति मेंटली कहते हैं ना, मेंटल जो एबिलिटी होती है, तो मेंटल एबिलिटी उत्पन्न हो जाती है और उसी के कारण क्या होता है, वह उद्दीपकों को संगठित कर एक निश्चित पैटर्न के रूप में देखता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखता है तो उसके माइंड में क्या होता है, एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी बन जाती है, उसकी मानसिक वृत्ति बन जाती है उसके दिमाग में। तो मान लीजिए पहले मैं आपको अगर ये पिक बता दूं और फिर कुछ टाइम के बाद मैं आपको ये पिक बताऊंगी तो आप मुझे यही कहेंगे कि मैम ये तो आपने मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही बताई थी, ये वही तस्वीर है ना। लेकिन देखिए दोनों तस्वीर में डिफरेंट है, डिफरेंस होने के बावजूद भी आप क्या करते हैं, उसी को एक ही तस्वीर के रूप में आप उसे प्रत्यक्षण करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चार किस तरीके से और यहाँ पर चार देखिए किस तरीके से है, फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। फिर भी आप क्या कहोगे, ये देखेंगे फिर तुरंत थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने ये रख दूंगी तो आप बोलेंगे ये तो आपने अभी थोड़े टाइम पहले बताई थी, है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऑफ सेट यानी कि हमारी मानसिक वृत्ति बन जाती है कि जो पहले हमने देखा है उसी के रूप में हम दूसरी बार भी उस चीज़ को अगर उस चीज़ में चेंजिंग करके भी आपके सामने रख दिया जाता है फिर भी हम उसी चीज़ को आगे की चीज़ की तरह ही देखते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेट। चलिए उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। तो देखिए प्रेग्नेंस में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार आकृति की अर्धगर्भता पर ही प्रात्यक्षिक संगठन निर्भर होता है। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ प्रेग्नेंस को हम ये भी कह देते हैं लॉ ऑफ गुड फिगर। लॉ ऑफ क्या, गुड फिगर। गुड फिगर। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो भी हमारे सामने उद्दीपक होता है ना उसे हम सिंपल से वे में देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल से वे में देखने की कोशिश करते हैं, उसे अच्छी फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने दो आकृति है, तो ये आकृति जो है ये वाली आपको अच्छे से समझ में आ रही, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर ये आकृति अलग दिख रही, 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 फिर भी आप क्या करते हैं उसे इसी तरीके के 5 सर्कल के रूप में इसे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख देते हैं लॉ ऑफ प्रेग्नेंस का। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं उससे एक अपने खुद से नोट बनाते हैं और उसमें अपनी जो भी
आपको जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से आप वहाँ पर लिखते जाते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ और मैं जो समझा रही हूँ उसमें भी आप क्या करेंगे, अपनी तरह से वहाँ पर आपकी नोटबुक में ऐड करते जाएंगे कि मैम ने ये बात बताई थी, तो इस तरीके से आप अपनी तरह से वहाँ पर लिखते, सिंपल आपको खुद को पता चले कि ये क्या कहना चाहता है, उस वे में आप वहाँ पर लिखते हो। ओके, तो जो नोट्स आप बनाते हो तो वो क्या किया, आपने लॉ ऑफ प्रेग्नेंस का उपयोग किया। ओके, तो ये नियम यही बताता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने उद्दीपक होता है उसे हम क्या करते हैं, सिंपल से वे में उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, और एक ये बात भी है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ प्रेग्नेंस है ना, उसी के आधार पर हमारे जो आपने जो पेरिफेरल जो भी प्रिंसिपल्स देखे थे, तो सारे के सारे पेरिफेरल प्रिंसिपल्स हैं वो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस पर आधारित है। ओके, तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉ ऑफ प्रेग्नेंस के आधार पर कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, तो पेरिफेरल प्रिंसिपल्स जो है वो सारे के सारे आपके लॉ ऑफ प्रेग्नेंस के आधार पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं मोटिवेशनल प्रिंसिपल की बात करते हैं। मोटिवेशनल प्रिंसिपल किसे कहेंगे, तो विभिन्न प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रत्यक्षात्मक संगठन पर व्यक्ति की अभिप्रेरकों का भी तीव्र प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरक का मतलब क्या होगा, जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें उत्तेजित करता है ना, तो वो अभिप्रेरक जो होते हैं उनका भी हमारे परसेप्शन में प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे अभिप्रेरकों में क्या क्या होगा, तो भूख होगी, प्यास होगी, हमारे मूल्य होंगे, ये सारी बातें किस में आएगी, हमारी मोटिवेशनल प्रिंसिपल में आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए कि अगर आपको भूख लगी है, तो अगर आपको भूख लगी है और उस टाइम पर आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टिम्युलस भी आएंगे ना, तो आप उस पर ध्यान अच्छे से नहीं दे पाएंगे, है ना। वो तो मान लीजिए कि आपको स्टडी करने को लिए कुछ कोई बोल दे कि भाई तुम स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपके पेट में आपको भूख लगी है, आपके भूख की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपके सामने कोई भी उद्दीपक आ भी जाता है तो उसका आप अच्छे से परसेप्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपकी भूख समाप्त हो जाती है और आप अच्छे से खाना खा लेते हैं और फिर आपके सामने कोई भी स्टिमुलस आएगा तो आप उसे क्या करेंगे, अच्छे से उसे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर प्यास, तो प्यास में भी ये कंडीशन होगी, अगर आपको प्यास लगी है और आपके सामने बहुत सारे अगर स्टिमुलस लाए जाएंगे फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, तो वो क्या हुआ कि यहाँ पर ये मोटिवेशनल प्रिंसिपल काम करता है। ओके, फिर देखिए जैसे ही आपको पानी मिल जाएगा तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो आपके सामने कोई भी स्टिमुलस आएगा तो आप उसे अच्छे से देख पाओगे। ओके, तो ये बात बताती थी आपके मोटिवेशनल प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार फिर से हम सारे के सारे प्रिंसिपल हैं वो देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए। ओके, चलिए देखिए क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर बताया प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में दो नियम काम करते हैं, कौन कौन से, पेरिफेरल प्रिंसिपल और सेंट्रल प्रिंसिपल। पेरिफेरल प्रिंसिपल किसे कहेंगे, जो उद्दीपक से सीधे संबंधित होते हैं, ओके, और उद्दीपक के गुणों से संबंधित होते हैं। जबकि सेंट्रल प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जीवन काल में हम उसे अर्जित करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, तो वो मूल्य क्या करते हैं, हम सीखते हैं, है ना। अर्जित करना मतलब सीखना। उसके बाद हमने क्या देखा, पेरिफेरल प्रिंसिपल्स देखे, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका होगा प्रोक्सिमिटी। तो प्रोक्सिमिटी क्या होता है, जिसे हम नियरनेस कहते हैं, यानी कि समीपता। जिन उद्दीपकों के बीच में समीपता यानी कि नज़दीकियाँ ज़्यादा होगी उसे हम एक ग्रुप में रख देंगे, ये नियम ये कहता है। उसके बाद प्रिंसिपल और सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर एक समान, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, समानता, है ना। तो जहाँ पर समानता वाले जो उद्दीपक होंगे उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरी साइड दूसरे समानता वाले होंगे उसे हम अलग रखेंगे। तो जहाँ पर समानता के आधार पर हम उद्दीपकों का क्या करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, उसे ग्रुप में संगठित करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, फिर प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री में क्या होता है,
तो सिमेट्री में हम किसी भी उद्दीपक होता है तो उसे जो सुडोल होता है और जिसमें एक आकृति अच्छे से देख पाती है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी का हम परसेप्शन करते हैं और उसे एक अच्छे से ग्रुप में रख देते हैं। ओके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गुड कंटिन्यूशन, यानी कि जो भी स्टिमुलस जो होते हैं, जो उद्दीपक होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, तो उसे हम एक ग्रुप में रखते हैं। ओके। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैट, तो कॉमन फैट का मतलब क्या होगा, सभी में समान होंगे, यानी कि एक ही दिशा में समान रूप से गति करते होंगे, उन सारे उद्दीपकों को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में रख देंगे। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, तो जहाँ पर जो उद्दीपक होता है उसमें स्पेस होने के बावजूद भी हम उस स्पेस को पूरा करके पूरा एज अ हॉल के रूप में उसे देखते हैं, यानी कि ना कि उसे टूटे फूटे उद्दीपक के रूप में देखते हैं, लेकिन उसे पूरे उद्दीपक के रूप में देखते हैं। फिर सेंट्रल प्रिंसिपल्स में मैंने क्या बताया था, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर इंसान जो है वो अगर जो उसके सामने उद्दीपक है अगर उसका अर्थ जानता होगा तो उसे अलग अलग ग्रुपों में वो बांट कर उसका क्या करेंगे, उसे एक संगठित करके उस अलग अलग ग्रुपों में उसे एक संगठित करके क्या करेगा, प्रत्यक्षण करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने द, किंग, वेंट टू, पैलेस, इस तरीके से अलग अलग शब्दों को एक साथ मिलाकर अच्छे से उसका क्या किया, प्रत्यक्षण किया। ओके। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेट। प्रिंसिपल ऑफ सेट में क्या कहा जाता है कि जो भी चीज़ हमने पहली बार देखी होती है उसकी हमारे जो माइंड में क्या मेंटालिटी बन जाती है, और उसी मेंटालिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को अगर उसमें परिवर्तन करके आपके सामने दोबारा रख दी जाती है तो भी आप उसका प्रत्यक्षण किस तरीके से करते हैं, जो पहले वाली जो आपने देखी थी इमेज उसी के रूप में आप उसे देखते हैं। उसके बाद लो ऑफ प्रेग्नांस, तो प्रेग्नांस का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी वे में उसे देखना। ओके। जो भी आपके सामने उद्दीपक होता है उसे आप क्या करते हैं, सिंपल से वे में देखते हैं, ना कि उसे हार्ड रूप में देखते हैं, उसे सिंपल से रूप में देखते हैं। ओके। फिर मोटिवेशनल प्रिंसिपल क्या होते हैं, मोटिवेशनल प्रिंसिपल जो अभिप्रेरक होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, व्यक्तिगत मूल्य है, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रत्यक्षण पर इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि भूख है तो भूख लगी तो आप अच्छे से उसको जो भी आपके सामने उद्दीपक है उसे संगठित करने में असक्षम हो जाएंगे, यानी कि उसे अच्छे से संगठित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी आपकी भूख मिट जाएगी, यानी कि आप खाना खा लोगे, आपकी भूख तो समाप्त हो जाएगी, तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, आपके सामने जो भी उद्दीपक आ जाएंगे उसको आप अच्छे से संगठित करके उसका क्या करेंगे, परसेप्शन करेंगे। ओके। तो आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या तो फिर हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।